नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वीडियो आपके बीच लेके आया हूं वह रीजनिंग का होगा। दोस्तों उससे पहले भी कुछ वीडियोस आपको उपलब्ध करवा चुका था रीजनिंग के, और आज का जो वीडियो होगा उसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही लाइक कीजिए, और अगर और अच्छा लगे तो अपनों के बीच में इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है जो आपका सादृश्य से संबंधित है, कार्डियोग्राफी का नक्शे से संबंध है। दोस्तों जो क्वेश्चन होता है सादृश्यता का मतलब होता है समानता या सह संबंध, जिसमें क्या होता है कि प्रथम दो पदों के मध्य आपसी संबंध को ज्ञात करते हुए अंतिम दो पदों को विकल्पों के रूप में भरना होता है। तो दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट का नक्शे से क्या लिंक हुआ कि कार्डियोलॉजिस्ट नक्शे का अध्ययन किस में किया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट में। उसी प्रकार न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो न्यूमिस्मेटिक में किसका, सिक्कों का अध्ययन। साथ ही दोस्तों अगर बात करें अपन यहाँ टिकट, तो फिलाटेलिस्ट में टिकटों का अध्ययन किया जाता है, कार्डियोग्राफी में नक्शों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है विकल्प नंबर ए। लेकिन दोस्तों बात करें अगर टिकटों से संबंधित, तो टिकटों का अध्ययन फिलाटेलिस्ट में किया जाता है, फिलाटेलिस्ट में टिकटों का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही विकल्प नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है बीमारियां जो है वो पैथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी में बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। और दांत ओडिंटोलॉजी में दंत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूर्वानुमान का भविष्य से, वही सादृश्यता का क्वेश्चन है, पूर्वानुमान का भविष्य से क्या लिंक हुआ। तो दोस्तों मतलब यह है कि भविष्य का अनुमान अपन पूर्वानुमान कहलाता है। भविष्य आगामी भविष्य को अपन पूर्वानुमान द्वारा देख सकते हैं, पहले से अनुमानित कर सकते हैं। उसी प्रकार जो खेद है, खेद कब होगा, पहला वर्तमान, पाप, तीसरा समय और ये भूतकाल। तो दोस्तों खेद कब होगा, आपको दुखद जो चीज कब होगी, जब आप कोई पाप करेंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन है, विशुद्ध का प्रमाणिक से क्या लिंक हुआ। विशुद्ध का तालुकात प्रमाणिक से होता है, तो मृत तर्कणा का किससे होगा। ऑप्शन नंबर ए है भ्रम, दूसरा विकल्प है बिंब, तीसरा है गुप्त ग्रह और चौथा है परावर्तन। तो दोस्तों सही आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, विशुद्ध का प्रमाणिक से क्या लिंक हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मृत तर्कणा का भ्रम, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होता है। दोस्तों किस तरीके से अगर कहूं विशुद्ध का प्रमाणिक से क्या लिंक हुआ, तो विशुद्ध है प्योर जो चीज है उसको प्रमाणित किया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है। उसी प्रकार मृत तर्कणा का यहां से ले रखा है हिरण से। हिरण अगर आप जैसे मान लीजिए आप कभी रोड की तरफ जाते हैं, आप बहुत दूर तक नजर देखते हैं तो आपको पता लगता है कि सड़क पर जैसे कोई पानी पड़ा हो। उसी प्रकार जो हिरण है वो रेगिस्तान एरिया की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं आगे की तरफ उनको लगता है कि जैसे कोई खड्डा हो, वहां पानी भरा हुआ हो, तो वो एक क्या होता है, भ्रम होता है। तो मृत तर्कणा का किससे लिंक हुआ, भ्रम से। विकल्प नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और कुल अपने पास 220 क्वेश्चन है, और बिल्कुल समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में अपने को बहुत अच्छा करना है, बस ये मकसद अपने साथ रखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 24 का 60 से क्या लिंक हुआ। सादृश्यता का क्वेश्चन है, 24 का 60 से मतलब यह है कि यहां सबसे पहले स्टेप मैंने बताई भी है कि 24 से 60 तक ले जाने के लिए सबसे पहले आप प्लस कीजिए। तो कितना प्लस होता है, 24 दूना 48, 24 3 72। तो कितना ऐड हो गया इसमें, 36, 6 4 10 3 2 5 6। तो 24 को 60 तक ले जाने के लिए कितना जुड़ा, 36। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें 36 जोड़ के देखिए, 36 अगर जोड़ेंगे तो यहां होता है 200
46। क्या 246 विकल्प में है? बिल्कुल नहीं। तो दूसरा कोई सोचते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, यहां गुणा और भाग ये चीज करने से ही आईक्यू, अगर जैसे ही अपन प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना आईक्यू ऐसा सेट हो जाता है कि वो अपने ऑलरेडी पहले से पता लग जाता है देखते ही कि वास्तव में ये कोई स्क्वायर क्यूब से होगा, घन से होगा, गुणा से होगा, भाग से होगा या अन्य कोई कारण से। तो वो सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी होती है। यहां 24 से 60 का लिंक हुआ। 24 जो है वो 3 का स्क्वायर माइनस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 27 होता है। जैसे ही आप स्क्वायर और क्यूब ज्ञात कर लेंगे ये चीजें अपने आप ही आपको नजरों में आने लग जाएगी। तो दोस्तों 24 से 3 का जो है 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 3 करने पर कितना? 24। तो 4 का क्यूब माइनस 4, तो 64 माइनस 4 बराबर कितने? 60। तो यहां 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4। नेक्स्ट जो है वो है 6 का क्यूब माइनस 6, और अगला आंसर जो होगा वो आपका होगा 7 का क्यूब माइनस 7। तो 7 का क्यूब होता है 343, माइनस 7 कितने होंगे? 336। और 336 के लिए विकल्प नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 का 441 से क्या लिंक हुआ? 12 का 441, बोला सर 441 जो है वो मुझे नजर पड़ती है कि 441 जो है वो किसका स्क्वायर है। अगर यूं कहूं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि किसके स्क्वायर से नजर जाती है, या ये कहें कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144, और हो सकता है आपने इसको उल्टा करके यहां लिख दिया हो। चलो देखते हैं जैसा भी है। तो 52 का स्क्वायर, अगर 52 के स्क्वायर की बात करें तो 52 गुणा 52, 4, 10 गुणा 10 और यहां 25, 5 दूनी 10, 25 अरे 26, तो हो गया 4072। तो दोस्तों कहीं भी 4 डिजिट है, 4 डिजिट इसमें नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। अगर दूसरा तरीका देखें तो मुझे नजर आता है कि अगर मैं इनके अंकों को उल्टा करूं, ये चीज ऐसे नहीं पता लगती। जो 441 है ना, ये अपने आप को दर्शाएगा कि बोला 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, और 21 से यहां नजर जाती है कि 21 के अंकों को परिवर्तन कर रखा है। तो 12 को आप परिवर्तन करेंगे अंकों को, तो 21 और 21 का स्क्वायर कितना है? 441। अगर आप इसके अंकों को परिवर्तन करेंगे तो 25 जो है उसको परिवर्तन कीजिए, कितना? 52 से कितना हुआ? 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और 625 के लिए आपका आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कहीं भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा, कहीं भी आपको कोई समस्या नजर आए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। प्रारंभिक बिंदु P से एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किमी चलता है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किमी चलता है, और अंत में उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किमी की यात्रा करता है। तो बताइए प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो दोस्तों सबसे पहले आप डालिए प्रारंभिक बिंदु P। सबसे पहले चलते हैं प्रारंभिक बिंदु P से एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किमी चलता है, तो पूर्व दिशा की ओर आप इस तरीके से चलाइए 5 किमी, क्लियर। तथा वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर 5। दोस्तों दक्षिण पश्चिम, अगर आपका मुख नीचे की तरफ होगा वो दक्षिण दिशा, ये उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम की दिशा तिरछे रूप में इस तरीके से, और दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता हुआ कितना? 5 किमी, क्लियर है। फिर उसके बाद बोला उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किमी चलता है। दोस्तों यहां से अगर उत्तर पश्चिम दिशा में चलूं मैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा मेरी इधर ही होगी। जैसे ही दोस्तों मैं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करता हूं, यहां से लंब डलता है, और यहां लंब जो है वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो दोस्तों पूर्व दिशा की ओर गए आप 5, दक्षिण पश्चिम में मुड़कर आप आ गए 5, और अगर उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं और वापस आपको यही दे रखा है कि 5 किलोमीटर चलता है, तो क्या उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर के लिए चलूंगा, तो दोस्तों क्या यहां से मैं इसको यहां प्रारंभिक स्थान पर मिलाता हूं या फिर उसको आगे की तरफ लेके जाता हूं? बताइए दोस्तों, आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा या प्रारंभिक स्थान की तरफ लेके जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात है दोस्तों। यहां से जैसे ही मैं इस कोण से यहां निकलना जैसे ही प्रारंभ करता हूं, यहां लंब डलता है, और यहां लंब 90 डिग्री का होता है, तो हमेशा कर्ण क्या होता है? रूट में परिवर्तन होता है। अगर इसको भी 5 किलोमीटर दे रखा है तो दोस्तों ये भी 5, ये भी 5। अगर 2 भुजाएं अगर 5 हो और अगर आपको कर्ण पूछे तो सामने की भुजा अपने आप 5 रूट 2 हो जाती है।
तो दोस्तों 5√2 है, सामने की भुजा मुझे ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अगर मैं यहां प्रारंभिक स्थान से मिला देता तो कभी भी अगर 90 डिग्री के कोण के आधार पर अगर बात करें तो कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। अगर सामने यहां 90 डिग्री का कोण पड़ रहा है तो सामने कर्ण होगा, कर्ण हमेशा दो भुजाएं समान होती है, तो जो सामने कर्ण होता है वो हमेशा रूट में बदल जाता है। तो ये दोनों भुजाएं कितनी 5 5, तो सामने की कितनी हो गई 5√2। तो दोस्तों यहां सामने की 5√2 हो गई। तो अगर इसको हल करता हूं तो 5 गुणा 1.414 ये आ गया। और दोस्तों 5 गुणा 1.414 को अगर आप हल करेंगे कैलकुलेटर में डाल लीजिए, गुणा करने पर आता है इसका 7.07। अगर दोस्तों इसकी 7.707 अगर सामने की टोटल ये है वो है 7.07, जबकि अगर बात करें यहां से यहां तक की तो कितनी है 5 किलोमीटर। तो साथियों बताइए यहाँ की दिशा ये जो है ये दूरी कितनी बचती है 2.07, क्योंकि टोटल इसको मिलाकर कितनी हो जाती है 7.07। अब इसमें बोल रखा है अब वह कितनी दूरी पर है, तो बताइए प्रारंभिक स्थान ये था, अंतिम स्थान ये है, तो कितनी दूरी हो गई यहाँ का गैप 2.07। और अगर मैं कहूं किस दिशा में है तो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो सही आंसर होगा 2.07 और पश्चिम दिशा में। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने यहाँ जो एग्जाम है एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 2 बार भर्ती परीक्षाओं में सेम डिटो ऐसा का क्वेश्चन मैंने देखा है, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको उपलब्ध कराया है। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। एक कथन है, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। दोस्तों एक कथन और एक निष्कर्ष की अगर बात होती है तो मैंने आपको काफी बार ये चीज बोल चुका, कथन जो निष्कर्ष होता है ना वो कथन से संबंधित ही होता है, उसी के आधार पर आपको टोटल आंसर देना होता है। केवल यहां ऊपर कथन में इतनी बात बोल रखी है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। क्या इससे निष्कर्ष कभी भी ये निकल के आ सकता है क्या कि जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है? कहां शारीरिक व्यायाम से संबंधित टेनिस खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, ये चीज का कहां अपने को पता चल रहा है? तो ये चीज पहला गलत। दूसरा, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। दोस्तों दूसरा भी गलत। अगर मैं आपको कहूं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति शारीरिक व्यायाम नहीं करता तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मैंने आपको कहा कि अगर आप सेब खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो दोस्तों इसका मतलब निष्कर्ष ये कभी निकल के नहीं आ सकता कि सेब खाने से स्वास्थ्य में लाभप्रद होता है तो कहीं भी ना खाने से हानिकारक होता हो। तो ये अप्रत्यक्ष भाव कभी भी निकल के नहीं आते। तो दोस्तों पहला विकल्प है केवल फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, न तो फर्स्ट और सेकंड निकलता है और फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। तो दोस्तों दोनों ही गलत के लिए आपका आंसर कौन सा होता है? विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका मैट्रिक्स से संबंधित है। यहां 235 को 38 से लिंक दे रखा है। तो दोस्तों 235 का 38 से क्या लिंक होता है? तो आप जोड़ गुणा बाकी जो भी करना है वो करके देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखा 5 और 3 8 और 2 10, हो सकता है 10 को आप 3 से गुणा करें -2 कर दें। आगे वाले भी मायने रखता है, 10 को 2 से गुणा करके हो सकता है आप -2 कर दें। 5 और 4 9 और 2 11, 11 दूना 44, 44 -2, तो कहीं भी ये 42 भी नहीं दिखाई दे रहा, +1 हो रहा है तो यहां से इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, तो आप तीसरा भी नहीं निकाल सकते। उसके अलावा हो सकता है 5 और 3 8 और 2 10, 10 चौके 40 -2, हो सकता है गुणा 4 10, देखो यहाँ 5 कितना 10 10 या 30, सॉरी यहाँ 3 से गुणा करके +8 किया था, देखो टोटल आया 10, 10 गुणा 3 तो कितना 30 +8, सॉरी अभी मैं गलत बता दिया था, कितना हो गया 38। अब यहाँ 5 और 2 7 और 4 11, 11 गुणा 3 11 3 33 और 8 भी जोड़ोगे ना तो यहाँ कितने हो गए 33 और ये 41, तो दोस्तों ये 45 नहीं आता। उसके अलावा आप गुणा करके देख लिए 5 3 15, 15 दूना 30, अगर आप गुणा करते पर 30 आता है +8 जोड़ते हैं तो हो सकता है लास्ट के 2 डिजिट जोड़ रहे होंगे। चलो देखते हैं अगला, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 दूना 40, अगर लास्ट के 2 डिजिट भी जोड़े तो कितने जुड़ेंगे 7, जो आपका 45 तक नहीं जाता। उसके अलावा 235 से जैसे 35 38 नजर आया कि 2 का स्क्वायर देखते हैं, 2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25, 25 और 9 कितने हो गए 25, 34 और प्लस 4 कितने हो गए 38। मतलब दोस्तों ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग कर रखा है। नेक्स्ट जो है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दोस्तों 4 का 16, 5 का 25 और 2 का 4, 29 और 6 कितने हो गए कितने 35 और 10 45, तो ये 45 आ गया। तो नेक्स्ट आंसर निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 25 और 6 कितने 31, 41 और कितने 50। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। मतलब आपको लड़की और माता की आयु का योग कितना 56 वर्ष दे रखा है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से कितनी हो जाती है 3 गुना। उनकी आयु क्रमशः कितनी होगी। तो दोस्तों क्रमशः की अगर यहां बात हुई है तो सबसे पहले तो क्या आएगी पुत्री, क्योंकि ऊपर पुत्री का बता रखा है, फिर क्या आएगी माता। और इसने क्या कहा, जो वर्तमान आयु है उसके 4 वर्ष बाद माता की आयु क्या हो जाएगी तिगुनी। तो दोस्तों विकल्प को उठा लीजिए, अगर मान लीजिए पुत्री की वर्तमान आयु 10 वर्ष होती, अगर 4 वर्ष बाद में माता की आयु कितनी होती है तिगुनी। तो दोस्तों अगर यहां मैं 10 वर्ष मानता हूं तो 10 में कितना जोड़ूंगा 4, और यहां जैसे ही अगर 4 जोड़ता हूं तो कितने होते हैं 14। तो और 14 अगर कहें 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो माता की आयु तो है वो 46 मान लेते हैं और पुत्री की आयु कितनी मानते हैं 10 वर्ष। तो दोस्तों अगर 4 वर्ष की अगर की मैं बात करूं तो यहां 4 वर्ष में 10 में कितना जोड़ूं 4, तो कितने हो गए 14, 14 × 48। कहीं सेट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें विकल्प नंबर 2 की, तो दोस्तों यहां 12 में अगर मैं 4 साल जोड़ता हूं तो कितने हो गए 16, और 16 से यहां की बात करें तो यहां आप 4 साल जोड़िए तो कितने हो गए 48। तो दोस्तों यहां 4 साल की बात करें तो फिलहाल जो है वो 12 वर्ष है और 44 है। 4 साल की बात करें तो 4 जोड़ने पर कितने आ जाएंगे 16, और यहाँ 4 जोड़ने पर कितने आ गए 48। तो 16 × 48। तो बताइए पुत्री की जो आयु है उसकी तुलना में माता की जो आयु है वो कितनी हो गई 3 गुना। तो सही आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। अगर मैं तीसरे विकल्प की बात करूंगा तो 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी 15, यहाँ 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 49। तो यहाँ पुत्री से जो माता है उसकी अनुपात क्या 3 गुना हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ 4 जोड़ता हूं तो कितने 17, चौथे विकल्प में 4 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 43 और 4 कितने 47, और 3 गुने की बात करूं तो 17 × 53 होता है, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहां सही आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, बताइए कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो उस जो टाइप है इशारा करने से संबंधित वो होंगे। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एक लिख दिया आपने लड़की, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं है, आप पहले लड़की लिखें। अगर कहें एक लड़की की ओर इशारा तो इधर आ जाइए, यहां लिख दो आप उमेश, यहां लिख दिया मैंने उमेश। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश कहता है, उमेश क्या कह रहा है दोस्तों, यहां ध्यान दें, उमेश कहता है क्या कि उसकी मां का भाई, उसकी कौन लड़की, उसकी मां, यहां डाल दीजिए उसकी मां का भाई, जितना बोले उतना ही, उसकी मां का भाई। आगे देखो मेरी मां के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी मां के पिता का ये क्या है इकलौता पुत्र। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देने की जरूरत होती है। देखो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश कहता है, तो मैंने उमेश लिख दिया, यहां लड़की भी लिख दिया। लड़की की ओर इशारा की बात करा तो मैंने एरो डाल दिया। लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है कि इसकी माँ का भाई, ये जो है ना ये स्टार लगा है, इसकी माँ का भाई ये वाला वह मेरी माँ के पिता का ये है ना वो इकलौता पुत्र है। तो दोस्तों यहां सामंजस्य स्थापित करना होता है, बिल्कुल इजी वे में आंसर निकल के आ जाता है। बताइए कि लड़की की माँ का,
तो लड़की की मां का बताना है आपको किससे, उमेश से, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं, एक लड़की थी, कोई भी है वो लड़की, उसकी मां का भाई उस लड़की का क्या लगेगा दोस्तों, मामा, यहां डाल दीजिए मामा। क्लियर है। उसके बाद ऐसे समझे, एक छोर पर हमेशा आप अपने आप को वहां मेंटेन करें, बिल्कुल इजी वे में हल हो जाएगा। यहां ऐसे समझो आप उमेश है, आप उमेश है, आपकी मां का पिता, आपकी मां का पिता आपका क्या लगेगा, नाना। बताओ क्लियर है। और नाना का ये क्या बताया जा रहा है, ये इकलौता पुत्र, इसका मतलब उमेश आप हो, आपका ये क्या लगा, मामा। आपकी मां का पिता आपका नाना और आपके नाना का इकलौता पुत्र, इसको बताया जा रहा है। तो बताइए ये क्या है, आपका मामा। अब दोस्तों नोट कीजिए, इस लड़की का ये आदमी क्या है, मामा, और इस उमेश आपका भी ये मामा। ये काम कब हो सकता है, एक ही व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है ना वो एक ही व्यक्ति है, और इस लड़की का भी मामा और इस उमेश का भी मामा। इसका मतलब पक्का ये दोनों क्या है, भाई और बहन। दोस्तों ध्यान दे, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, तभी ये दोनों का क्या होगा, मामा। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, ये जो बहन है ना, ये हो सकता है आपकी सगी बहन हो, और हो सकता है आपकी मौसेरी बहन भी हो सकती है, मौसेरी बहन। क्योंकि अगर ये आपकी मौसेरी बहन हो ना, आपकी मौसेरी बहन और आप दोनों के मामा जी एक ही होंगे, आपकी खास बहन और आप खुद दोनों के मामा जी भी एक ही होंगे। तो यहां हो सकता आपकी बहन हो या हो सकता आपकी मौसेरी बहन हो। लेकिन इसने क्या कहा कि उस लड़की की मां से संबंध मांगना है, तो अगर ये आपकी रियल सिस्टर होती तो आपकी ये क्या लगती, मां, और अगर हो सकता है ये आपकी मौसेरी बहन होती तो मौसेरी बहन की मां आपकी क्या लगती, मौसी। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, या तो मां या मौसी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एक बार फिर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। अक्स वाई का पति है, डब्लू अक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप डायग्राम का सहारा लीजिए, और यहां केवल मात्र आपको 4 सिंबल ध्यान में रखने होते हैं, और 4 सिंबल के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं वादा कर सकता हूं आपको कि समूह से संबंधित आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। केवल जैसे मान लीजिए एक प्लस है, वो प्लस चिन्ह है वो आपको पुरुष के लिए काम में लेना है, माइनस का चिन्ह आप महिला के लिए काम में लेंगे, और अगर बात करें 2 लाइनों से संबंधित तो वो पति पत्नी का जोड़ा होता है, और अगर 1 लाइन से संबंधित अगर बात करें तो वो भाई बहन का जोड़ा होता है। ये 4 सिंबल आपको काम में लेने होते हैं इस टाइप से संबंधित। आपसे जो बड़ा होगा वो ऊपर बैठेगा, आपसे छोटा होगा वो नीचे बैठेगा, और पति पत्नी का जोड़ा बराबर का माना जाता है तो बराबर में बैठेंगे। यही आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ऊपर मैंने लिख रखा है अक्स वाई का पति है, तो दोस्तों अक्स है ना, अक्स की बात कर रहा हूं, तो अक्स है वो किसका पति है, यहां लिख लेता हूं, अक्स वाई का क्या है, पति। तो यहां वाई, और देखो दोस्तों यहां अगर पति और पत्नी की बात होती है तो 2 लाइनें और बराबर में बैठते हैं, भाई बहन भी बराबर में बैठते हैं लेकिन 1 लाइन लेके। तो अक्स जो है, अक्स वाई का पति है तो ये पति, और ये क्या हो जाएगी, पत्नी। फिर आगे बोला डब्लू अक्स की पुत्री है, तो अक्स की पुत्री अगर डब्लू होगी तो नीचे की तरफ ये पुत्री है माइनस, और अगर पुत्र होता तो प्लस और नीचे ही, ठीक है। फिर आगे जेड डब्लू का पति है, अगर जेड जो है वो डब्लू का पति है तो यहां जेड पति है प्लस, और ये क्या हो जाएगी, पत्नी। फिर आगे बोल रखा है एन जेड की पुत्री है, यहां लिख रखा है एन जेड की पुत्री है, तो एन है वो जेड की क्या हो गई, पुत्री, और यहां क्या लिखेंगे, माइनस। तो एन का वाई से क्या संबंध है आपको बताना है, एन का किससे, वाई से। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों यहां से चलते हैं। सबसे पहले y को यहां से नीचे तक उतारने के लिए स्टेप बाय स्टेप, ये y ऐसे समझिए आप खुद है, ये आपके सॉरी अक्स y का पति था, तो अक्स है ना वो y का पति है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी, ये माइनस है। ऐसे समझिए यहाँ एक लेडीज है, ये इसके क्या है, पति, और पति की नीचे क्या है, बेटी, इसकी भी क्या है, बेटी, और बेटी का ये पति क्या कहलाएगा, इसका दामाद। और बात करें यहां दामाद की बेटी की, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दोईती, जिसे अपन शुद्ध भाषा में नातिन कहते हैं।
तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए। लेकिन दोस्तों अगर ऊपर से नीचे आने में दिक्कत होती है तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे ये एक लड़की थी, ऊपर बैठा है, उसके क्या है प्लस दिखाई दे रहा है, और ऊपर बैठे हैं तो पिताजी बैठेंगे, और ये इसकी क्या है माताजी, पिताजी की पत्नी जो है वो माता कहलाई, और माता का ऊपर क्या है पिता, इसका क्या कहलाया नाना, और नाना की ये क्या है माइनस पत्नी, इसकी क्या कहलाई नानी। तो दोस्तों ये तो इसकी क्या है नानी, और ये इसकी क्या है दोइती। दोइती को शुद्ध भाषा में क्या कहेंगे? नाती। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो सिलोजिज्म से संबंधित है, जो कथन निष्कर्ष का है। कुछ गोलियां टैबलेट है, कुछ टैबलेट औषधियां हैं, सभी औषधियां इंजेक्शन है, कोई इंजेक्शन प्लास्टिक नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। कुछ गोलियां टैबलेट है, कुछ गोलियां टैबलेट हैं, फिर आगे कुछ टैबलेट औषधियां हैं, कुछ टैबलेट हो गई औषधि, सभी औषधि इंजेक्शन है। तो यहां ऊपर सभी औषधियों को इंजेक्शन ऐसे बनाएंगे, इंजेक्शन। क्लियर? कोई भी इंजेक्शन प्लास्टिक नहीं है, कोई भी इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है ना, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता? प्लास्टिक नहीं हो सकता। यहां से काट दीजिए, इसका संपर्क कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों इससे संबंधित आप जानकारियां देखिए। अगर मैंने कहा कुछ गोलियां टैबलेट है, तो इसी तरीके से कुछ टैबलेट औषधि है, तो मैं चाहता तो ये कुछ टैबलेट औषधि तब भी हो सकती थी जब मैं इस औषधि को यहां डाल देता, और यहां डालने पर ये किस में आ जाती? पॉसिबिलिटी में, मतलब डाउट की स्थिति में आ जाती कि ये काम भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया सभी औषधि क्या है? इंजेक्शन, इंजेक्शन है, और कोई भी इंजेक्शन क्या नहीं है? प्लास्टिक नहीं है। तो दोस्तों अगर इंजेक्शन प्लास्टिक नहीं हो सकते, और आपको पता है कि इंजेक्शन के अंदर औषधि बैठी है, तो औषधि और इसका प्लास्टिक का भी आपस में संपर्क नहीं हो सकता, क्योंकि आपको उस इंजेक्शन के एरिया में जाना ही नहीं है। अगर इंजेक्शन के एरिया में आप नहीं जा सकते तो आप औषधि के भी टच नहीं कर सकते। यहां तक कि इतनी इतनी जो टैबलेट है, सारी की नहीं कर रहा, इतनी इतनी टैबलेट जो है उनके संपर्क में भी आप नहीं आ सकते, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी किस में बैठी है? इंजेक्शन में। बाकियों में आप जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला है कुछ गोलियां प्लास्टिक है, तो कुछ गोलियों की अगर बात करें तो ये कुछ गोली, ये तो गोली और ये प्लास्टिक। क्या कुछ गोलियां प्लास्टिक है क्या? दोस्तों अगर ये जो ओरिजिनल डायग्राम है इसको देखता हूं तो ये गलत साबित होता है कि कुछ गोलियां यहां प्लास्टिक नहीं है। लेकिन ध्यान दें, इसमें पॉसिबिलिटी चलती है, इसमें डाउटफुल चलता है। ये तो अभी क्वेश्चन है, और बाकी बहुत सारी जानकारियां हैं, वो प्रॉपर मैं टॉपिक लेके आऊंगा, उससे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो यहां बोला कि कुछ गोलियां प्लास्टिक है, तो दोस्तों यहां कुछ गोलियों की प्लास्टिक की बात करें, अपने को बोला कि कोई भी इंजेक्शन प्लास्टिक नहीं है। तो दोस्तों यहां से अगर प्लास्टिक से काट देता तो ये सिचुएशन भी पॉसिबिलिटी में हो सकती थी, संभावना है कि ये चीज यहां आके टच हो सके, क्योंकि इंजेक्शनों को अपने को प्लास्टिक नहीं करना है, गोलियां वो चीज हो सकती है। तो ये चीज किस में आ गई? डाउट में। मतलब यहां डाउट संभावना है ये काम होने की, और अगर डाउट प्लस संभावना सेंटेंस यहां काम में ले लें तो हमेशा क्या होता है? सही होता है। दूसरा है कुछ टैबलेट इंजेक्शन है, तो दोस्तों कुछ टैबलेट, ये टैबलेट ये इंजेक्शन, हाँ तो बिल्कुल 100% कुछ टैबलेट क्या होंगी? इंजेक्शन, राइट। नेक्स्ट, कोई औषधि प्लास्टिक नहीं है। देखिए कोई भी औषधि प्लास्टिक नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई इंजेक्शन अगर प्लास्टिक नहीं है तो कोई भी औषधि प्लास्टिक नहीं हो सकती, ये भी बात बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहां एक या की कंडीशन बनती है, लेकिन या की कंडीशन कब बनती है? जब आपके पास कर्ता और कर्म समान है, एक जगह है और एक जगह नहीं हो। लेकिन यहां नहीं की लैंग्वेज आपको एक सेंटेंस में होती है, और एक सेंटेंस में औषधि और प्लास्टिक का आपके पास अन्य कोई निष्कर्ष नहीं है। तो जो दे रखा है वही राइट होगा। पहला जो है वो डाउट होने की वजह से गलत हो जाता है। हर एक डाउट सेंटेंस स्वतंत्र अवस्था में होता है तो वो गलत माना जाता है। तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही, और दूसरे तीसरे की सही की स्थिति आपकी कौन सी होती है? विकल्प नंबर सी। दोस्तों मैंने प्रयास किया है समझाने का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो न्याय निगमन को पहले नहीं पढ़े हुए, और अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बिल्कुल 100% उसको समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उसको टॉपिक जो है वो प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, और प्रॉपर टॉपिक जो है वो मैं जल्द आपके बीच लेके आऊंगा अगर कहीं भी आपको समस्या है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:30 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर कब होंगी? दोस्तों 15 मिनट की दूरी पर, 4:30 बजे से 5 बजे के मध्य। दोस्तों आपने क्वेश्चन हमेशा पढ़ा होगा, 15 मिनट की दूरी आपको 4:30 से 5 के मध्य निकालनी है।
अगर मैं आपको कहूं 4:30 से 5 बजे के मध्य 15 मिनट की दूरी कब होगी? दोस्तों 15 मिनट की दूरी का मतलब ये होता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण निकालना आपने सीखा होगा, पिछले कुछ वीडियो में भी मैं आपको कोण निकालना समझाया था। तो यहां 90 डिग्री के कोण की अगर बात होती है, अब इजी में हल हो जाएगा। और यहां तक कि दोस्तों आपने 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण निकालना सीखा है। तो यहां 4 गुना 30 करते हैं, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 4 घंटे में 120। अगर यहां ऋणात्मक कोण बनाना है तो 90 डिग्री घटाएंगे, 90 डिग्री घटाते हैं यहां कितना होता है? 30 इंटू 2/11। तो दोस्तों कितना? 60/11 और 5 से 5/11 मिनट। तो समय कौन सा होता है? 4:05 से 5/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का, या 15 मिनट की दूरी। अगर मैं दूसरा धनात्मक कोण की बात करूं, क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री के कोण 2 बार बनते हैं, एक धनात्मक जिसे घटाकर निकाला जाता है, एक एक धनात्मक जिसको जोड़ के निकाला जाता है, एक ऋणात्मक जिसको घटा के निकाला जाता है। तो ऋणात्मक अपन ने निकाल लिया, नेक्स्ट जो है वो धनात्मक होगा 120 प्लस कितना? 90, 210 इंटू 2/11। तो दोस्तों यहां कितने आ जाएंगे? 420/11 और कहीं तो 11 33 बचे कितने? 9, 11 8 88 से 2/11। तो दोस्तों समय क्या आया? एक तो आया समय आपका 4:05 से 5 मिनट और दूसरा आया 4:38 से 2/11 मिनट। लेकिन दोस्तों मैंने 4:30 से 5 बजे के मध्य मांगा, तो ये पक्का धनात्मक कोण होता है, धनात्मक होगा 4:38 से 2/11 मिनट। और 38 से 2/11 मिनट के लिए 4:38 से 2/11 मिनट के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 197 148। तो दोस्तों सबसे पहली स्टेप होती है सीरीज की, मैं आपको समझाता हूं हमेशा कि सीरीज में सबसे पहले आपको प्लस या माइनस करके देखना होता है। बाद की बात है क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, कोई अन्य गुणा होता है, भाग होता है, लेकिन पहले घटा के या जोड़ के देखिए। तो 197 का 48, 48 से 50 तो कितने? 47, कितने घटे? 49। अगर यहां बात करें 112 से 148 तो कितने घटते हैं? 48, 48, 12 कितने? 36। दोस्तों यहां 49 और 36 से मेरी नजर पड़ती है कि पहले मैंने 7 का स्क्वायर घटाया, फिर 6 का स्क्वायर घटाया, अब नेक्स्ट देखता हूं 5 का स्क्वायर घटता है क्या। तो क्या 87 से 25 जोड़ो, 87 से 97, 107 और 5 कितना? 112। तो 5 का स्क्वायर घट रहा है, फिर 4 का स्क्वायर घट रहा है, फिर कितना? 3 का स्क्वायर घटेगा, और नेक्स्ट जो है वो कितना घटेगा? 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। जैसे ही आप 4 घटाते हैं आंसर में क्या आएगा? 58। 58 जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गणितीय संक्रियाओं का है, चेक कीजिए दोस्तों। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, दोस्तों जहां भी आपको प्लस दिखाई दे वहां गुणा डालिए। फिर आगे प्लस का अर्थ है भाग, जहां भी आपको प्लस दिखाई दे, माइनस का अर्थ है या। दोस्तों अब देखते हैं यहां से इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहां प्लस का मतलब दे रखा आपको गुणा, माइनस का अर्थ दे रखा है भाग, यहां से नोट कर रहा हूं। फिर आगे गुणा का अर्थ दे रखा है आपको माइनस, उसके अलावा भाग का अर्थ दे रखा है आपको प्लस। तो यहां भाग बराबर क्या होगा? प्लस। ये आपको चिन्ह चेंज करने होंगे, जो 4 चिन्ह है। और ऊपर दे रखा है 35, फिर सिंबल छोड़ देता हूं 3, 15, 3 और 27। दोस्तों यहां ये ऐसे कैसे उतार रहा हूं? पहले मैंने ये जो है वो 35 ले लिया, 3, 15, 3 और 27। अब यहां सिंबल डाल दूंगा। यहां प्लस का चिन्ह जो है, प्लस की जगह क्या डालना पड़ेगा आपको? गुणा। तो यहां डायरेक्टली गुणा लिख दीजिए। फिर उसके बाद भाग की जगह यहां नेक्स्ट भाग दे रखा है, तो भाग का अर्थ क्या बता रखा आपको? प्लस, तो ये प्लस डालिए। फिर उसके बाद यहाँ माइनस दे रखा है, तो माइनस का अर्थ क्या बता रखा आपको? भाग, क्योंकि माइनस का अर्थ क्या है? भाग। फिर उसके बाद यहाँ खाली, तो यहाँ गुणा का अर्थ आपको क्या बता रखा है? माइनस, तो यहाँ माइनस डाल दीजिए। क्लियर है दोस्तों? और आपको पता हो यहाँ बोर्ड मास काम में लिया जाता है। बोर्ड मास जो होता है वो आपको पहले ब्रैकेट हल करवाता है, फिर उसके बाद ऑफ का हल कराता है, फिर डिवीजन भाग, फिर M4 मल्टीप्लाई क्या है? गुणा, फिर एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन, फिर क्या है? माइनस। ये इस क्रिया विधि द्वारा आपको हल करना होता है। सबसे पहले आप 35 गुणा 3 प्लस 15 और भाग इसको हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 5 और माइनस कितने? 27। फिर उसके बाद गुणा हल होता है, 35 दूना 70, 35 105 प्लस 5
और माइनस कितने 27, फिर उसके बाद कितने 110 माइनस कितने 27। तो दोस्तों 110 में से आप 27 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 110 और यहाँ 27 घटा के देखिए कितना आ गया 3, यहाँ कितने बचे 0, यहाँ 8, तो कितने दोस्तों 83। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट है स्थानीय अस्पताल में प्रमुख प्रवेश द्वार पर नोटिस लगाया गया कि अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों के कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त जांच करेगा। दोस्तों कथन पूर्वधारणा का क्वेश्चन है, ये टॉपिक मैं आपको प्रॉपरली समझा चुका एक बार पहले वीडियो में। क्या बोल रखा है कथन में, स्थानीय अस्पताल में प्रमुख प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया कि अस्पताल इलाके में रहने वाले लोगों के कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त जांच करेगा। यह नोटिस बोर्ड अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है और वहां कैंसर की जांच होगी। देखो दोस्तों उससे पहले पूर्व धारणा, जो गवर्नमेंट है, जो अस्पताल के कर्मचारी है, उनकी पूर्व धारणा आपको लेनी होती है। क्या सोच के उन्होंने ये काम किया, तो पहला देखना, हो सकता है इलाके में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अस्पताल द्वारा दी गई मुफ्त जांच का लाभ उठाए। हाँ बिल्कुल दोस्तों, उनके ध्यान में पक्का आया था कि जैसे ही हम इस काम को फ्री करेंगे, फ्री में सेवाएं देंगे, तो जरूर इसकी भीड़ होगी और लोग फायदा उठाने के लिए यहाँ तक आएंगे। ये बात इनको ऑलरेडी पता थी, तभी तो उन्होंने फ्री देने की घोषणा की थी। ये आपका क्या होता है, पूर्व धारणा। तो पहला क्या होगा, सही। दोस्तों दूसरी बात करें, हो सकता है इस काम पर लगाया गया अस्पताल का स्टाफ जांच के लिए आने वाले लोगों की भीड़ को संभाल लेगा। दोस्तों ये बात उन्होंने जब आयोजित किया था, क्या उनके दिमाग में पूर्व धारणा ये थी क्या कि अपन कैंप जो लगाएंगे, उसको कैंप के लगाने के बाद में जो भीड़ आएगी उसको हम संभाल ही नहीं पाएंगे। ये कभी भी कोई भी काम करने वाला बंदा ये सोचकर कभी नहीं करता। भले ही वो भीड़ आ जाए और संभलने में नहीं है, लेकिन कभी भी ये दिमाग में विचारधारा नहीं होती है कि मैं कैंप लगाऊं, ये ब्लड डोनेशन या कोई भी कैंप लगा लिया, तो उसके दिमाग में पूरी विचारधारा ये होती है कि मैं पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ में हूं और कहीं भी कोई अव्यवस्थाओं का माहौल नहीं होगा। ये चीज पहले वो ये सोचता है, ये कभी नहीं सोचता कि यहाँ असुविधा होगी। अगर होती तो उसके दिमाग में ये जरूर आएगा कि उसको समाधान किया जाए। तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ही क्या होगा, सही। और दोनों की सही की पोजीशन क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 का कैलेंडर अन्य किस वर्ष के समान होगा। दोस्तों जो कैलेंडर की समानता होती है वो 2-3 तरीकों से होता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिकी मेथड के माध्यम से बता देता हूं। मैं आपको कहूं 2019 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो दोस्तों 2019 का कैलेंडर जो है, 2019 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का कैलेंडर है वो प्रत्येक 11 साल बाद और 6 साल बाद रिपीट होता है। कंडीशन क्या, या तो वह 11 साल बाद रिपीट होगा या फिर 6 साल बाद होगा। कैसे 11 साल और किस तरीके से 6 साल, वो समझिए। 2019 एक साधारण वर्ष है, या तो होना है 11 साल पर या होना है 6 साल पर। तो बताइए दोस्तों 11 साल पर होगा या 6 साल पर, तो राइट आंसर होगा इसका 6 साल बाद में रिपीट हो जाएगा। दो ही कंडीशन, कोई भी साधारण वर्ष है या तो 11 साल या 6 साल, तो यहां 6 साल बाद होगा तो कितना हो जाएगा 2025 में। तो 2019 का कैलेंडर किसके समान हुआ दोस्तों, 2025 के समान। मतलब आपके पास 2019 का कैलेंडर अगर सेव पड़ा है तो आप 2025 में उसको काम में ले सकते हैं। और लेकिन देखो दोस्तों यहां कब 11 साल बाद होगा, अगर दिया गए वर्ष जो है आपके पास 2019 से, मान लीजिए दिए गए वर्ष से तुरंत पहले अगर कोई लीप वर्ष हो तो 6 साल पर रिपीट होता है, नहीं तो 11 साल पर। क्या 2019 के जस्ट पहले साल क्या 2018 लीप वर्ष है क्या, नहीं है, साधारण वर्ष ही है। तो साधारण वर्ष है तो कितने साल पर, 2019 है, एक साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष से जस्ट पिछला साल अगर लीप वर्ष होता है ना तो 6 साल पर हल होता है, सॉरी 6 साल पर रिपीट होता है। लेकिन अगर लीप वर्ष ना हो तो वह 11 साल पर रिपीट होगा। तो 2019 का कैलेंडर कितने साल पर रिपीट होगा, 11 साल पर। तो 11 साल जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2030। माफी चाहूंगा दोस्तों, गलत बता दिया था मैंने, 2030। जो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों अब जैसे मान लीजिए 2019 है, उससे पहले 2018 क्या है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष है तो 11 साल पर ही रिपीट होता है, तो कितना जाएगा 2030। अब मैं कहूं 2030 एक साधारण वर्ष है, ये कब होगा, तो बोला 11 या 6 साल। तो 2030 से पहले 2029 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो क्या है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष है तो 11 साल पर। तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा 2041। अब मैं कहूं 2041 से पहले और कब
तो बोला 2041 से पहले 2040 क्या है, लीप वर्ष है। तो अगर दिए गए वर्ष से तुरंत पहले अगर लीप वर्ष है तो 6 साल पर ही रिपीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये कब होगा, 2047। क्लियर है। और दोस्तों जो लीप वर्ष का कैलेंडर होता है ना, वो लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट होता है, कोई भी लीप वर्ष है। क्लियर है। जैसे यहाँ 2028 एक लीप वर्ष है, तो 2028 लीप वर्ष है तो ये 28 साल बाद में रिपीट होगा। तो कब होगा, 2056। और 2056 के बाद में अगर बात करें दोबारा 28 जोड़ोगे तो यहाँ दोस्तों कितना आता है, 4, और यहाँ कितने 8, और ये कितने 14, 7 और ये कितने 8, और यहाँ कितने 0 और ये 2। तो दोस्तों 2028 का कैलेंडर एक तो 2056 में, फिर 28 जोड़ोगे तो 2084 में काम में आएगा। तो हर कोई भी साधारण वर्ष है, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, कोई भी साधारण वर्ष है उसका कैलेंडर या तो 6 साल बाद या फिर 11 साल बाद रिपीट होता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। अब 11 और 6 साल को समझाता हूं। अगर दिए गए वर्ष से तुरंत पहले अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो 6 साल पर रिपीट हो जाएगा, और अगर दिए गए वर्ष से तुरंत पहले कोई साधारण वर्ष है तो कितने साल पर होगा, 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MA का 40 से क्या लिंक हुआ, M का क्रमांक 13 और 1 ये, तो अगर प्लस भी करूंगा तो कितने होते हैं, 14। उसके अलावा दोस्तों सीधा सीधा नहीं आता है, विपरीत करके देख लीजिए। M का विलोम अक्षर क्या होता है, N 14, A का क्या होता है, Z कितने 26। पता लगा कि इसका टोटल कितना है, 40 19। S का क्रमांक, S का विलोम अक्षर क्या होता है, H, H का क्या होगा, S, E का क्या होगा, V, और इनके क्रमांक डाल लीजिए 8 + 19 + 22, जोड़ोगे तो 22, 32 और कितने 22 से 32 42 41 और 8 कितने 49, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट निकाल लीजिए, S का H विलोम अक्षर, O का L, M का N और E का V, तो यहाँ कितने 8 + 12 + 14 + 12, तो टोटल कितने हो गए, 12 और 8 20, 30, 34, 44, 45, 46। शायद गलत कर लिया मैंने। H का क्रमांक 8, L और O का L 12, M का N और E का B, तो यहाँ सॉरी यहाँ 22 होगा, माफी चाहूंगा 22। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 56। यहाँ 10 बढ़ जाएंगे, तो 56 के लिए ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चिड़ियाघर घूमने गया, उसने वहां एक शेर को देखा और गाइडर से पूछा यह शेर कितनी उम्र का है। गाइडर ने कहा यह 50 साल से अधिक उम्र का है। आज से 2 वर्ष पूर्व उसकी उम्र एक वर्ग संख्या थी, जबकि आज के बाद 2 साल बाद उसकी उम्र घन के रूप में व्यक्त की जाएगी। बताइए कि शेर की उम्र, बताइए कि शेर की उम्र क्या है। दोस्तों क्या बोला, जैसे ही गाइडर को पूछा तो गाइडर ने क्या बताया कि आज से 2 साल पूर्व तो एक वर्ग संख्या थी और आज के 2 साल बाद भी क्या हो जाएगी, घन संख्या हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में डालिए राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी तो 62 में से 2 घटाओगे तो कितना 60। 60 तो कोई वर्ग संख्या है ही नहीं, इसका मतलब पहला नहीं हो सकता। तो यहाँ से 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी, हाँ बिल्कुल 21 एक वर्ग संख्या हो गई। 2 वर्ष बाद एक घन के रूप में व्यक्त की जाएगी, तो 83 में 2 जोड़ो कितना 85। बताओ क्या 85 कोई घन है क्या, नहीं है, दूसरा विकल्प भी गलत। तीसरा, अगर बात करें 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या थी तो जैसे ही 2 वर्ष घटाऊंगा 121, और 2 वर्ष बाद में एक घन के रूप में व्यक्त की जाएगी तो 2 वर्ष बाद कितना 125। तो बिल्कुल 2 वर्ष पूर्व 121 11 का स्क्वायर है और 125 जो है वो 5 का घन है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर 171 की बात करें तो 171 में से 2 घटाओगे तो 169, और अगर 2 जोड़ोगे तो 173, तो 169 तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 173 किसी चीज का कोई घन नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा, सी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति में एक पंक्ति में कुल 52 विद्यार्थी बैठे हैं। यदि राम का दाईं ओर से 28वां स्थान है और मोहन का बाईं ओर से 33वां स्थान है, बताइए इन दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो दोस्तों 52 विद्यार्थी, अगर एक पंक्ति में कुल 52 विद्यार्थी बैठे हैं, अगर यहां कुल की बात करें 52, और यहां बोला राम का दाईं से 28वां स्थान, तो 28वां स्थान और नाम बोला राम, तथा उसके बाद मोहन का बाईं सिरे से स्थान है वो 33वां है।
बताइए इन दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या है। दोस्तों मध्य के व्यक्ति के लिए मैं आपको एक पिछले वीडियो में भी एक नोट बताया था, हालांकि एक प्रॉपर टॉपिक की अगर बात करें तो वो लेके आऊंगा, अभी तक मैंने रैंकिंग का टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर बिल्कुल शॉर्ट में अगर बात करूं तो मध्य के व्यक्ति एक स्थिति में निकलते हैं जब अलग अलग दो व्यक्ति एक सिरे से जाएं, दोनों को अपन आपस में गठाकर एक और गठाने से मध्य के व्यक्ति आ जाते हैं। तो बताइए दोस्तों यहां कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर 52 है, राम का एक छोर से कौन सा है 28वां, तो दूसरे छोर पर अगर उसको डालना है तो टाइप नंबर एक दूसरा आता है जिसमें स्थान परिवर्तन होता है, जिसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई होती है, एक छोर से जिसके रैंक दे रखी है उसको घटाकर +1 करने से स्थान परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही आप किसी एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन कर लेंगे तो मध्य के व्यक्ति में आपको दो व्यक्ति एक छोर से चाहिए होंगे, दोनों को आपस में घटाकर एक और घटा देंगे। तो दोस्तों अगर राम की इधर से 28वीं रैंक है तो अगर मैं इसका स्थान परिवर्तन करूं तो मैंने बताया कि टोटल में से लेफ्ट या राइट जो भी आपको दे रखा है उसको घटाकर +1 कर दीजिए। तो 52 माइनस कितने 28 और +1 घटाइए 28 38 48 गुच्चा 50 51 52 तो कितने आ गए 24। क्लियर है ना, 12 8 4 और कितने 24 +1 कौन सा 25वां। तो दोस्तों राम का इधर से कौन सा 28वां, तो 52 में से 28 घटा के +1 करोगे तो 25वां इधर से आ जाएगा। और अगर इस लाइन में अगर 25वां यहां राम डालूंगा तो यहाँ 25 आप डालिए। अगर इन दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो दोनों के मध्य में कौन कौन आ गए, 26 से लेकर 32 तक के लोग बीच में बैठे हैं। तो बताइए 26 से 32 तक कितने हो गए, डायरेक्ट निकालने के लिए 33 में से 25 निकालो तो कितने आ जाएंगे, 33 में से 25 आप निकालेंगे तो आगे 8 और एक और निकालने पर कितने आ जाएंगे 7। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों डायरेक्ट भी इसका मेथड है कि आप टोटल में से लेफ्ट और राइट घटा दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल का मान कितना 52, लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो कितने हो गए 8। आगे से बता देता हूं कि टोटल में से अगर आप लेफ्ट और राइट को घटा देंगे तो डायरेक्ट आंसर आता है। तो टोटल का मान कितना है 52 और लेफ्ट और राइट की बात करें तो यहाँ 28 और कितना 33 घटाइए 52 माइनस कितने हो गए 28 और 33 कितने 1 और 5 और 1 6। तो दोस्तों 52 में से अगर 61 नहीं घटता है तो फॉर्मूले को उल्टा किया जाता है, क्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल +2 ये लगा के क्या हल कर दिया जाता है। तो लेफ्ट और राइट की अगर बात करें तो 28 + 33 और टोटल ये टोटल +2 तो 52 + 2 कितने 54। तो ये जोड़िए कितने 8 11 और ये कितने हो गए 61 माइनस कितने 52 और 2 54 और ये घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 7। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे जो मैंने कलेक्ट किए थे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट थे और लगभग टॉपिकों को ये कवर कर रखे थे। अपन इसको एक मॉडल पेपर के रूप में भी ले सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, साथियों से पूछिए, कहीं भी आपको कोई परेशानी आए अपनों से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।